या गुड आफ्टरनून ऑल। आज विभा ने बहुत ही बढ़िया केस डाली है। मुझे लगा था ये रेमेडी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि ये रेमेडी हो सकती है। सिर्फ मैंने सर्च किया। अभी विभा इसका एवेल्यूशन डालू बोलने वाली, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं समझा। मैं ऐसे ही मीन बोलते हैं ना हम लोग, डार्क ऐसे लगा था मुझे ये रेमेडी का। तो थैंक यू बा, बहुत बढ़िया रेमेडी, बहुत बढ़िया केस। तो चलो आज तो दिमाग का दही होने वाला। तो विभा बोलो। यस मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस लिटरली अपॉर्चुनिटी। मैंने लिटरली वो रेमेडी का लिख रही थी स्पेलिंग। हाँ। मुझे मुझे तेरे से सीखने को मिलने वाला है आज। चलो तो पहले केस करें। हाँ, सबसे तो पहले क्या यस मैम, आप बोलिए। नहीं, तू स्टार्ट कर, और तुझे जब लगेगा ना केस इधर से चलानी होगी तो मैं चलाऊंगी, नहीं तो तू बोले, ऐसे नहीं बोल रही थी। हाँ, मैं बोलती हूँ मैम केस। और आज का तो इतना अच्छा दिन है। एक मिनट विभा, एक मिनट ना। पहले तो विभा को हम सबकी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। विभा ने अभी ओपीडी स्टार्ट की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन विभा। थैंक यू मैम। हाय। हाँ, आप बहुत लोग बहुत का सबका शुभकामनाएं। साथ है ना, तो बढ़ना ही है आगे तो। सब मिलके ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर हाइयर फास्टर होता है। हाँ। वही चलो तो। स्टार्ट। हाँ, ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर हैनीमैन। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है, तो मैम ने इतने अच्छा दिन चूज करके दिया केस प्रेजेंट करने के लिए, डॉक्टर्स डे, और रिवील करने के लिए डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर हैनीमैन। तो अपने फादर के लिए ट्रिब्यूट कुछ अच्छा ही होना चाहिए, तो थोड़ा अलग हटके केस चूज किया मैंने। इसमें जो पैथोलॉजी थी वो भी बहुत ही अलग, मतलब डराने वाली सी थी। और क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि गारंटी नहीं है ये ठीक होगा, तो ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग केस था, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा आया कि बहुत मजा आ गया। और इसके लिए सबको सबको थैंक यू, स्पेशली वृशाली मैम और अश्विनी मैम। इसका जो ये सटल पकड़ना, वाई तक जो जाना चाहिए, जो वैशाली मैम बोलते हैं ना, वाई पकड़ो और फिर रूब्रिक्स पे जाओ, और रूब्रिक्स कैसे पकड़ना है वो अश्विनी मैम जो बताते हैं। दोनों का मिक्सचर करके ये केस निकला है। सो थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू अश्विनी मैम, और आप लोगों की वजह से ही मैं ये कर पाई हूँ। तो सबसे पहले मैं केस नरेट कर देती हूँ वापस। कुछ एक दो चीजें और अगर आप पूछते तो शायद मुझे लगता है कोई आ जाता। वैसे तो मैंने मैक्सिमम दे दिया था, लेकिन क्योंकि मेरा तो नोन केस है, बचपन से मैं जानती हूँ, हम एक स्कूल में पढ़े हैं, तो मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर किसी को लगता है कि कुछ कमी रह गई तो पूछ सकते थे। खैर, चलिए अभी मैं एक बार नरेट कर देती हूँ केस को। ये 40 इयर्स का मेल पेशेंट है, और इसने मतलब मुझे पहले कॉल किया और पूछा कि दीदी आपका कंसल्टेशन टाइम क्या है, मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ। का जो टाइम बताया, उस टाइम पे उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ नहीं, सिर्फ कंसल्टेशन टाइम लिया। और उसके बाद जो मैंने उसको टाइम दिया उसी टाइम पे उसने फोन किया है, परफेक्ट टाइम पे। और उस टाइम पे कॉल, मतलब मेरा कॉल चल रहा था दूसरा, तो उसने तुरंत उसको काट दिया, वेट किया, फिर दोबारा कॉल किया, और फिर बोला क्या दीदी मुझे लगा शायद आप बिजी हैं, तो मैंने फोन काट दिया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मेरा पहले वाला कॉल चल रहा था, ठीक है। फिर उसने पहले पूछा आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं, सब पूछ के फिर स्टार्ट किया कि मैं ना थोड़ा सा, मुझे क्या हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, तो मैं आपसे कंसल्ट करना चाह रहा था। अच्छा अच्छा, बताओ क्या था। तो बोला कि मेरे को ना अभी कुछ दिनों से विजन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? तो बोला कि वो, मतलब मेरा आई में ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो एक ना स्पॉट जैसा सा रहता है, उतना एरिया में मुझे कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, तो फिर तो बोले कि मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने दो तीन टेस्ट किए, फिर उन्होंने बताया कि रेटाइना में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है
कहा अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं वो, तो वो उसने एक एक चीज डिटेल में बताई है, मतलब कि ये टेस्ट किया फिर इतना था, फिर उन्होंने बोला कि ये कर सकते, कुछ मेडिसिन देते हैं तो क्लियर हो जाएगा तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम इसको एस्पिरेट कर सकते हैं, छोटा सा ऑपरेटिव प्रोसीजर है। तो पहले मैंने बोला अच्छा ऑपरेटिव, तो आपने क्या सोचा? बोले नहीं, मैं उदयपुर गया था तो वहां पे एक और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के आया। मैं कहा अच्छा फिर? तो उन्होंने भी सेम बोला है, यहाँ की जो रिपोर्ट्स मैंने दिखाई सेम टेस्ट उन्होंने किया, सेम था। वो बोले वो मशीन होता है ना, उसने मशीन का भी एक्सप्लेनेशन दिया मुझे कि ना वो ऐसे करके बिठाते हैं फिर ऐसे चेक करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं सिर्फ उसको अच्छा हाँ यही बोलती जा रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ लेना तो वो मुझे कुछ पूछने जैसा लग नहीं रहा था, वो खुद ही बताते जा रहा था सब कुछ। तो उसने बताया कि ये वहां पे भी सेम बोला है कि इसमें मतलब पॉसिबिलिटी, और हम एक बार एस्पिरेट कर भी देंगे तो दोबारा भी आ सकता है। और बोले फिर, तो बोले फिर सेम प्रोसीजर करेंगे, फिर तीसरी बार फिर आ जाएगा। मैं कहा अच्छा, तो अब क्या सोचा आपने, करवा रहे हो क्या? तो बोला नहीं दीदी, मैं कराने का तो नहीं सोच रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा एक बार ना आपका ओपिनियन भी ले लेता हूँ, है ना, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में भी अपन सोच सकते हैं। तो पापा ने बोला था कि कर सकते हो, तो मैंने सोचा आपका ओपिनियन ले लेता हूँ। कहा ठीक है। तो क्या, तो बोले आपने, आपका क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है, वो सब बोला। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास विजन के एसिड बहुत नहीं है, एक केस आया था उसका मेरा ठीक हुआ है, 3-4 महीने उसको लगे थे। तो बोलता है अच्छा, तो ये मैंने कहा बेटा रेटाइनल फ्लूइड का नहीं आया। तो बोले फिर दीदी क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो मैंने कहा देख अपन ट्राई कर सकते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है फिर देखते हैं, लो तो लेने के बाद ही पता चलेगा। तो बोलता है ठीक है। तो यहाँ, और उसके बाद उसने दोबारा जब फॉलो भी आपने सुना होगा, वो कितना अच्छे से डिटेल में सब बता रहा है ना। और थर्ड वाला तो मैंने, क्योंकि वो यूरोलॉजी प्रॉब्लम के लिए आया था तो बहुत कट करके बीच में मुझे ध्यान आया कि अरे पूछ लूं उसका, तो मैंने आई का पूछ लिया उसको और वैसे निकाला। तो वहां पे भी वो ना डिटेल्स में बोल रहा है। अभी जितनी भी चीजें उसने जब बताई वो कितना काम लग रहा है ना, सबको लग रहा है ना काम है। और इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड में ये है कि ये एक ब्रदर सिस्टर है और इसके पेरेंट्स है, फादर रिटायर्ड है, मदर हाउसवाइफ है। और ये खुद सोनीपत में प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ये कॉलेज में है अभी। और इसका पहले क्या था कि ये गवर्नमेंट में इसकी जॉब थी, तो गवर्नमेंट में कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता रहता था। तो जब एक प्रोजेक्ट आया तो 2-3 साल के लिए मिल गया, फिर बीच में ब्रेक हो गया, तो कभी कभी तो नेक्स्ट मंथ ही मिल जाता है, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऐसे करके उसका ना चल रहा था। तो उसको लगा कि ये कभी वो प्रोजेक्ट तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, और खत्म होना कभी, अगर लंबा टाइम हो गया तो, क्योंकि अब बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, 10 साल की बेटी है इनकी। तो अब बेटी बड़ी हो रही है, और क्योंकि ये 2-3 जगह शिफ्ट हुआ, तो उसकी वाइफ भी क्या पहले कॉलेज में, जैसे जयपुर में रहती थी तो जयपुर में कॉलेज में थी, बी थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो वो फिर छोड़ के जाना पड़ा। फिर सोनीपत में उसको उतना मिला नहीं तो वो उसने करी नहीं। तो ये बोला कि उसको फिर अपॉर्चुनिटी मिला उदयपुर में, और पेरेंट्स इसके उदयपुर रहते हैं, तो वो वहां शिफ्ट हो गई बेटी को लेके कि घर में है। और अल्टीमेटली फिर इसने भी शायद ये प्लान किया कि ये कॉलेज में अगर इसको मिल जाए एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी, तो एक फिक्स्ड पोजीशन हो जाएगी। ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है ना, ये नहीं रहेगी, है ना। तो इसने पीएचडी स्टार्ट किया, ये मुझे मालूम नहीं था, फिर इसको पूछा ना मैं, तब इसने बताया कि अभी मैं ना पीएचडी कर रहा हूँ, तो कॉलेज में भी काम रहता है और फिर मेरे असाइनमेंट्स रहते हैं, तो घर पे आके मुझे वो सब करने पड़ते हैं, तो मैं ना कर नहीं पा रहा हूँ, ये सब थोड़ा हैक्टिक रहता है मेरा। और अभी ये आई का प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अब असाइनमेंट्स जो एक पब्लिश कराना है पेपर, वो सब चल रहा है, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहा अच्छा फिर, तो ये चल तो रहा है, तो अब ये कि दीदी प्रॉब्लम तो आ रही, पीएचडी भी टाइम पे करूंगा, जितनी मतलब कि डिले हो रहा है। ऐसे तो मेंटर मेरा बहुत सपोर्टिव है, मतलब आप ये चीजें नोटिस करते जाना कि मेंटर बहुत सपोर्टिव है उसका। तो वो मेंटर प्रेशर नहीं कर रहा है उसको, लेकिन उसको खुद ही लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा कर लूं, जल्दी पूरा होएगा तो जल्दी परमानेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि अभी भी कॉलेज में तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। वो ठीक है कि वहां से वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो कॉलेज में अच्छा कर रहा है वो, तो उसको निकाल नहीं रहे, लेकिन एक वो टेम्परेरी की जो सैलरी होगी और एक परमानेंट की सैलरी होगी, उसमें तो फर्क आएगा ही।
तो उसने ये बोला है कि अभी मैं परमानेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो वो करते करते अभी ये प्रेशर लग रहा है उसको, और आंख से नहीं दिख रहा है, तो अपन सभी सोच सकते हैं अगर विजन जाता है तो मेरा भी जाएगा, तो मुझे भी लगेगा ही ना, टेंशन तो आएगा ही। तो उसका टेंशन लेना नॉर्मल था कि सही बात है, इसमें टेंशन तो ले आएगी ही आएगी क्योंकि दिखने पे फर्क आ रहा है। तो ये सारी चीजें थी उसकी। अब बैकग्राउंड में ये बताया था मैंने कि पेरेंट्स इसके बहुत सपोर्टिव है, और ये इतने सपोर्टिंग, ये फैमिली में ही रहता है, मतलब इसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बाहर आना जाना इसको बहुत ज्यादा नहीं रहता है। इसको इसको अगर बेस्ट टाइम पूछा जाए ना कि मतलब रिलैक्सेशन क्या चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू। मतलब इससे बेटर उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो बेस्ट उसको जो लगता है वो है फैमिली टाइम, ये घर में ही रहना पसंद करता है। तो इसके साथ अब ये सारी चीजें हैं, और इसका मेंटर भी इसको बहुत सपोर्टिव मिला है ना। तो अब कोई एनालिसिस देना चाहे, वैसे बहुत अच्छा सोचा है सबने, लेकिन रेमेडी तक कोई पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि इसमें वो फील क्या कर रहा है, मेन इमोशन क्या है ना उसका, वो नहीं पकड़ पाए। कोई बोलेगा? एनीवन? मैम ये बंदा फैमिली मैन लग रहा है और हाँ। बहुत रेवरेंशियल भी है। आते ही आपको नमस्ते किया, आपको आपके फैमिली के बारे में पूछा, तो हम्म, ऐसे कम्युनिकेटिव रेवरेंशियल फैमिली मैन। और अपने हम्म, डिजीज की वजह से अभी वो हिंडर्ड हो रहा है। ही इज नॉट हम्म। एबल टू गिव 100% टू हिज वर्क। एक्चुअली हिंटर्ड हो रहा है क्या ये, आप सोचो, लग रहा है कि हिंडर्ड हो रहा है? हिंडर्ड नहीं है, ही इज एक्चुअली हिंडर्ड भी नहीं लग रहा है। सिर्फ उसको एंजाइटी है अभी उसकी है डिजीज को लेके। हाँ, क्योंकि हिंडर्ड जैसा कि काम उसका कुछ, हिंडर्ड में क्या होगा ना, काम रुकना चाहिए ना, उसका कोई काम तो रुका हाँ ही नहीं है। कहाँ रुका, उसका कोई काम नहीं रुका है, हाँ कंटिन्यू डिले हो रहा है ना। हाँ डिले। जो पहले जस्ट उतनी अ स्पीड मोमेंट से बेटा। कर सकता था वो अभी हाँ हाँ इतना नहीं कर सक रहा है वो। हाँ, बस इतना ही हुआ है ना। हेलो। यस यस। हाँ, हाँ, एक्चुअली तो ना हिंडर्ड तो अभी लगता है क्या हिंडर्ड लेना चाहिए यहाँ पे? नहीं नहीं, हिंडर्ड में जीरो पे आता है, वापस गियर डाल पड़ता है, जैसे हमको यस। मैम ने। तो हिंडर्ड हाँ नहीं है ये। हाँ मैं उनका हो गया, मैम का मैं बोलूं। हाँ हाँ मेरा हो गया, यू कंटिन्यू। मुझे क्या लगा, ये बंदा है ना बहुत ज्यादा मतलब फ्यूचर की एंजाइटी या टेंशन ले रहा है, जबकि उसकी वाइफ जॉब करती है, फैमिली सपोर्टिव है, एवरीथिंग इज देयर। बट ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है इसको कि 40 के एज में पीएचडी करके इसको परमानेंट होना है, जबकि 40 के एज में परमानेंट होना थोड़ा डिफिकल्ट भी है जैसे देखा जाए तो। हम्म पीएचडी हम्म होते होते 2-3 साल लग जाएंगे, 43-44 में कौन परमानेंट करने का मतलब वाला है इनको। फिर भी इसको एक श्योरिटी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, फिक्स कुछ चाहिए जो अभी तक नहीं मिला है। ये एक हाँ रीजन है। सेकेंडली, हाँ इतनी फैमिली सपोर्टिव है उतना ही ये भी बंदा प्यारा है। इसका टोन देखो आप, हाँ। इतना सेंसिटिव और इतना कितना माइल्ड इमोशनल। है। हाँ, माइल्ड भी है। और इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अकेले सह रहा है, किसी को हम्म। बता नहीं, सिंपैथी नहीं मिला रहा है, मतलब सामने वाले से या मम्मी पापा से हाँ कि हाँ मुझे दिख नहीं रहा है तो हेल्प करो। या ये हाँ एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उतना ही सेंसिटिव भी है, मुझे इसका फील हम्म आया। और हाँ। जितना भी मैंने ये एनालिसिस किया, स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? सह कैसे रहा है अकेले विदाउट हाँ। रिवीलिंग कि बताना मत किसी को, मेरी फैमिली को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। तो ये हम्म। हाँ, सेंसिटिविटी है। ये लास्ट वर्ड सुन के कॉकुलस ही दिमाग में आया था मेरे।
हाँ लेकिन लिख मैं नहीं पाया, मैं थोड़ा के कारपोरेशन के काम में अटक गया था सुबह से, मैंने लिखा ना फिर लेट एलिमेंट फ्रॉम आया केयर मैं एंड क्लिनिक में। वरीज। केयर एंड वो वरीज कौन ऐसा बोलेगा? वो फॉलोअप ने जो बोला है ना उसने कि मेरे घर वालों को मत बताना, वहीं पे कॉक्यूलस लगता है वो। यस सर। हाँ और वो करता भी है ना उतना है, इसीलिए मैंने एंगर पूछा ना, वैनिला है कि कॉक्यूलस है। पर एंगर भी नहीं है। तो हाँ, एंगर भी बहुत कम है इसका, है और ना। ये एक चीज ज्यादा मुझे स्ट्राइकिंग लगी कि टाइम पे कॉल हम्म, करना, बराबर टाइम पे कॉल करना, एकदम हम्म, डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन करना। और हाँ, टाइम टाइम का ज्यादा कंसर्न लगा, इसलिए अर्सेनिक भी आया बीच में दिमाग में कि टाइम टाइम का निकला जा रहा कंसर्न। है। हाँ, डिले हो रहा है, हर काम डिले हो रहा है, आपकी वजह से फटाफट से नहीं कर पा रहा है, टाइम निकला जा रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये जो आता है ना, इसको शायद से हिंड्रेंस लगा सबको, लेकिन इसको टाइम का ज्यादा कंसर्न है। नहीं देखो, जैसे अभी क्या उसकी एज 40 इयर्स की हो गई है। अब अगर और डिले करेगा तो फिर की पॉसिबिलिटी भी तो कम हो जाएगी ना अच्छे ऑफर्स मिलने की, है ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। जो अब वो जो फील्ड चूज किया है उसने, देखो एकदम अलग फील्ड ले रहा है ना, वो टीचिंग में जाना चाह रहा है। और अभी तक क्या लिया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर वाले प्रोजेक्ट्स और कुछ रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स, उनमें गया है वो। तो वो अलग एक्सपीरियंस है उसके पास, है ना। जो भी उसने 5-6 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल के थे, वो सब अलग थे। और अब अलग गया है। तो अब अगर ये अगर 45 तक चला गया तो वैसी एज लिमिट के बाहर हो जाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो उसको मिलेगा नहीं, है ना। फिर प्राइवेट में अगर वो जाना चाहता है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपका एक्सपीरियंस टीचिंग वाला कम है और दूसरा ज्यादा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी लेवल्स कम हो जाएंगे कि नहीं, प्रैक्टिकली सोचे तो। पेमेंट भी तो कम मिलता है। हाँ, तो वो पेमेंट के चक्कर में ही तो पीएचडी कर रहा है कि भाई एज ए टेम्परेरी उसको जॉब तो मिला हुआ ही है ना अभी उसने, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया जिसमें वो सोनीपत गया था। तो वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन अभी ये वापस इधर शिफ्ट नहीं हुआ, उसने वहीं पे कॉलेज में उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो कर ली, क्योंकि पीएचडी कर रहा है वो वहीं से, उसी कॉलेज में पीएचडी भी कर रहा है, उसी कॉलेज में जॉब भी कर रहा है। तो अभी टेम्पररी को तो पेमेंट कम मिलता है। अब ये पीएचडी कर लेगा तो परमानेंट हो जाएगा, तो सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा ना उसका। हाँ, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेंगे क्या, जो सबने लिया है। और मजे की बात है, ये रेमेडी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है ही नहीं। ओ, बोल तो तो अब सही रहा इसको है लेकिन ऑब्जेक्ट, सब। हाँ बोल सही रहा है। तो यहाँ पे उसके वाई पे जाना पड़ेगा हमको, या ये सिर्फ हाउ पे हम रुब्रिक लेंगे। नहीं, वाई पे ही जाना पड़ेगा ना। वाई पे जाना पड़ेगा ना। तो फिर वाई पे जाने पे तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आएगा क्या, क्योंकि वाई अभी तक पकड़ा ही नहीं है ना। हम्म। वाइफ बोलती है क्या इसको कुछ? ये मैंने पूछा नहीं, तो मैं कह नहीं सकती, ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। मतलब मैंने थोड़ा सोचा है इस बारे में, क्योंकि इसकी वाइफ इसके जितनी माइल्ड नहीं है, मेल इतना माइल्ड लेकिन रहता है तो। सपोर्टिव है। हाँ, लेकिन सपोर्टिव तो है। देखो उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो जहां भी गया वो गई है, क्योंकि उसका जो जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सैलरी स्ट्रक्चर था बहुत अच्छा था। वो एसोसिएट प्रोफेसर थी इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे, और बहुत बढ़िया था। यहाँ से छोड़ के वो उसके साथ हर जगह गई है, जब 2-3 जगह वो शिफ्ट हुए हैं, तो उसने अपना जॉब छोड़ा है और वह गई है उसके साथ में। तो सपोर्टिव तो है वो, लेकिन इतनी माइल्ड नहीं है जितना ये है। ये बहुत ज्यादा अच्छा कन्विंस करता होगा उसको। हाँ, ये बिल्कुल। इतना माइल्ड है, इतना प्यारा है, हम्म, इसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। यस, ये बराबर है। तो आपने ना बहुत अच्छा सोचा है। बस थोड़ा सा उसको रिफाइन करना, मतलब वाई तक पहुंच जाओ आप एकदम परफेक्ट। इस केस में मेन इमोशन कोई पकड़ पाया, इस केस में इस बंदे का मेन इमोशन क्या है, किसी को समझा क्या। इसकी पैथोलॉजी और हाउ,
दोनों को जोड़ के आप सोचो, अपने आप को उस जगह रखो कि ये पैथोलॉजी अगर हमारे आती या ऐसा विजन चला जाए कि दिखना कम हो गया ऐसे, मतलब वो जो ब्लैक स्पॉट आता है ना उसमें उसको कुछ भी नहीं दिखता, एकदम साइड साइड से दिखता है, तो उसको सोचो फोकस करने को कितनी दिक्कत होती होगी, इसको है ना? फ्यूचर अनसर्टेनिटी का तो है, टेंशन देखो लग रहा है, फ्यूचर का टेंशन अनसर्टेन तो लगा, इनसिक्योरिटी। हाँ, वो तो विजन का अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम आया ही ना। अभी सोचो ना क्या एक्सपीरियंस है और वो क्या करने जा रहा है, तो उसने एक विजन सोचा है तो उसपे उसको डाउट आ रहा होगा ना कि भाई मैं जो मेरा बैक मतलब इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, जो उसका 15-16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो एकदम टोटली डिफरेंट है, और ये जो अब करने जा रहा है वो टोटली डिफरेंट है, और नए सिरे से वो जीरो से स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसको कहीं तो उसके अपने विजन पे उसको क्वेश्चन आया ही होगा, इसीलिए अनसर्टन है इसको ना ये सब, विजन की प्रॉब्लम आई। हाँ, अनसर्टन है सब, क्लियर नहीं है, हाँ, क्लियरिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी हम्म नहीं है, यहाँ पे एंजाइटी भी ये सक्सेस टोपिक फ्रॉम डाउट बनता लिया है। है क्या? क्या? एंजाइटी सक्सेस डाउट, एंजाइटी सक्सेस फ्रॉम डाउट, वो डाउट एंजाइटी अबाउट। सक्सेस डाउट, ये रूब्रिक देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है इस रूब्रिक को, तो ये देखना पड़ेगा यार। कोई कोई अगर है तो इसमें कौन कौन सी रेमेडीज आती है? एंजाइटी सक्सेस, और भी एंजाइटी तो ऑलिव हो गया सैक है क्या एंजाइटी। विभा? ऑलिव ऑलिव सैक, सैक ऑलिव सैक में तो एक्सेप्टेंस होता है ना, इसने सब चीज एक्सेप्ट कर ली हो, ऐसा कहीं फील आया क्या आपको? नहीं सब नहीं, चीजों मतलब स्ट्रगल कर कुछ रहा नहीं सोचता ना वो तो, जैसा है, स्ट्रगल है कर वो। रहा हाँ, है। ये तो जो है बढ़िया है यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा ना, मेन इमोशन पकड़ो आप, इसका मेन इमोशन क्या है इस पर्सन का, आप सोचो इस पैथोलॉजी के साथ में इतना माइल्डली, इतना काम, आराम से अपनी मतलब डिजीज का एक्सप्लेनेशन देना, इतना डिटेल में कौन कर सकता है? क्या मतलब क्या फील होगा उसका पीछे, क्या वो सोचता होगा? एंजाइटी आपने बराबर पकड़ा, और क्या होगा? मैम एक लग रहा है इंस्टेबिलिटी हो सकती है क्या, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, इसकी एंजाइटी उसको है कि मैं कर तो रहा हूँ बट आगे हम्म। क्या होगा। तो एक इंस्टेबिलिटी का उसका फील रहेगा कि मेरी स्टेबिलिटी चली जाएगी, अभी जिसमें हूँ वहां से मैं स्विच कर रहा हूँ तो फिर तो और स्टेबल तो वही वो अभी भी कहाँ है? स्टेबल है क्या वो अभी? क्योंकि उसका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद में उसने अभी ये एक नया सोचा, मतलब नया कॉलेज को ज्वाइन किया एज अ टेम्पररी बेस पे, और फिर ये परमानेंट कुछ सोच के ही वो कोशिश कर रहा है ना। हाँ वो सोच के कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको खुद को ही भरोसा नहीं है कि मुझे इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, और हाँ, यही हाँ, उसकी ये है। एंजाइटी फॉर फ्यूचर अग्री, है, और यही अग्री, उसकी एंजाइटी फॉर फ्यूचर है विच इज लीडिंग टू हिज आई प्रॉब्लम। मैं यस। रेमेडी तक तो नहीं पहुंची हूँ, बट मुझे ये फील आ रहा है ये सब पेशेंट का सुन के। हाँ, तो ये इसका मेटाफिजिक्स बराबर फिट बैठता है, पर अब उसके आगे हमको तो रेमेडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, तो आगे क्या? जस्ट अ मोमेंट, हमारे यहाँ बारिश आ गई, थोड़ा सा सेटल कर दूंगा। हाँ, अभी आगे क्या, और कोई? रिकनसाइल टू फेट, प्रज्ञा मैम रिकनसाइल कहाँ लग रहा है? फेट, फेट तो फेट पे ही तो डाउट कर रहा है वो कि आगे होगा क्या। नहीं नहीं, जो बीमारी है उसको तो उसने ठीक है ना, इतनी आय की इतनी सीवियर पैथोलॉजी है, अकेला सह रहा है, बता नहीं रहा है किसी को, आपके साथ भी इतना कामली, और मेन तो आय पैथोलॉजी में वो होम्योपैथी लेने की सोच रहा है, जो बहुत PQRS लगा मुझे। नहीं, तो लोग वो फिर हट गया है ना, पहले ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया है सोनीपत में,
फिर दोबारा गए यहाँ पे, उसने ना वहां पे लोग अपने कलीग्स और उनको पूछा, तो उन्होंने कहा देखो सर्जरी तो यहाँ मत कराना, यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। तो फिर वो उदयपुर गया है, वहां पे उसने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को बताया है, वहां पे भी चेक करा के आया है वो। और वहां पे तो दो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले चुका वो। और क्योंकि दोनों ने सेम बात बोली है और उसके बाद उसको डाउट है, तब वो थर्ड ओपिनियन के लिए मेरे पास आया है। और वो ट्रीटमेंट ले चुका ना, मेडिसिन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 महीना हो गया ना, 15 डेज लिया उसने, जो सोनीपत के डॉक्टर ने बोला। सेम उसको उदयपुर में भी सेम प्रिस्क्रिप्शन मिला, उन्होंने भी नेक्स्ट 15 डेज बोला कि नहीं एक बार और लेके देखते हैं, उसने वो भी लिया है और उसके बाद में वो आया है। उसमें भी अनसर्टिनिटी है। हाँ, वहां पे भी अनसर्टिनिटी है और क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना उसको। वो क्लियरिटी के लिए ढूंढ रहा है, उसको कहीं पे भी क्लियरिटी नहीं है, ना लाइफ में, ना हाँ, पैथोलॉजी तो में, ना ये क्या कर रहा है वो, ये क्या कर रहा है वो, ग्रोपिंग कर रहा है। ग्रोपिंग कर रहा है ना। परफेक्ट। हम्म, इधर उधर ढूंढ रहा है, टॉर्च लेके ढूंढ कुछ रहा है मिले। ना, हाँ। ढूंढ रहा है ना, मिल जाए मेरे को। हम्म। स्ट्रैम है ये, क्या हाल से। अब अब चलो आगे। एक कहीं मतलब एंट्री तो मिली आपको, ग्रोपिंग में आया, अभी ग्रोपिंग के बाद क्या, अब इसका इमोशन क्या है। बोलो बोलो। उज्ज्वला मैम कहाँ गए? डिसेबिलिटी का भी डर लगा होगा हाँ ना उसको। मॅडम आहे, इथेच आहे. बोला मैम, मैम आपने जो लिखा है वो बोलो। एक्चुअली मुझे ऐसे लगा, मीन्स पहले तो मैंने लिखा था कालसी पे आई थी, लेकिन बाद में ऐसे लगा कि उसकी वाइफ शायद पहले उसको सपोर्ट करती रहेगी, लेकिन अभी उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली करके वो बाहर चली गई, तो उसका प्रोग्रेस हो रहा है और ये है वहां पे ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा सा जेलस, एनवी या वाइफ से आगे जाना है, जो और वाइफ का प्रोग्रेस वो देख नहीं सकता, ऐसा कुछ तो लगा मेरे को। नहीं, और दूसरा एंगल क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता थोड़ा है कि इसको जेलेसी हो, दूसरा क्या हो सकता है। हाँ, मेरे को उसके आगे जाना है। मैम एम्बिशन नहीं है ना उसको, एम्बिशन एम्बिशन, है, वो तो फॉर मनी टू मेक ऐसे। नहीं एम्बिशियस नहीं है मैम, बंदा। आपने बहुत बहुत अच्छा एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, हाँ आप सोचो कि एक तो ये हो सकता है कि इसको जेलेसी हो, अगर इसको जेलेसी नहीं है तो हाँ, दूसरा दूसरा एंगल क्या हो सकता है। वाइफ आगे बढ़ रही है हाँ हाँ। तो मुझे भी आगे बढ़ना है, उसके बराबर तो चलना है शायद ऐसे। नहीं, और सोचो, नहीं ये तो आपने का जेलेसी वाला पार्ट हुआ कि उसको वाइफ से आगे बढ़ना होगा, या अगर इसको जेलेसी नहीं है वाइफ के बढ़ने से, ये खुश है कि वाइफ को तो अपॉर्चुनिटी मिली, तो एटलीस्ट चलो एक का तो हुआ, ऐसा अगर ये सोचता हाँ, है, तो सेकंड थॉट तो प्रोसेस मेरा क्या भी हो होना सकता है, चाहिए इसी ऐसा, पॉइंट पे, एनवी, बहुत अच्छा एनवी, पॉइंट पकड़ा है आपने। एनवी हो सकता है फिर। एनवी नहीं, और सोचो। मैम डिपेंडेंसी हो सकता है क्या, फाइनेंशियली? डिपेंडेंट तो नहीं है ना, वो कर तो रहा है ना, कम आ रहा है बट कर रहा है, जॉब तो कर ही रहा है वो। खुद को नीचे समझता हो वाइफ से, ये वो समझ रहा है, बल्कि वो नहीं कम समझ दिखाती रहा है। इंफीरियर फिर भी समझता होगा तब। इनफीरियर। आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये आप सब पेशेंट क्या वाइफ को सोच रहे ज्यादा हो वो बोलो। वाइफ को ज्यादा वैल्यू है क्या घर में? दिखा रहा है। और मैम उसको खुद को इन्फीरियरिटी लगती होगी कि मैं इन्फीरियर हूँ मेरी वाइफ से, हाँ, तो ये इन्फीरियरिटी इंफीरियर क्यों कॉम्प्लेक्स लगेगा, होगी, क्योंकि इंफीरियर क्यों लगेगा। मिल रही है, इकोनॉमिकली ट्रैवल वीक मिल है रही करके, है। इकोनॉमिकली वीक है करके। नहीं, और सोचो, मतलब आईपीआर के फाइनेंशियली वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वाइफ के
उसको नीचे आप ही चले आते होगी हैं ना ना। कि मैं आगे जा रही हूँ और आप है वही है, मैं पीछे से आगे जा रही हूँ। हाँ, तो वाइफ ऐसा कुछ बोल कर उसको दिखाती होगी ना। इंफीरियर क्यों डोमिनेशन लगेगा, कोई दिखाती वाइफ, दिखाएगा। डोमिनेशन दिखाती वाइफ। मैंने ये मिरर कहा ना, ये दिखाती मैंने है, मिरर पूछा दिखाती है। नहीं है, ये मैंने पूछा नहीं है, ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना कि वाइफ उसको हाँ, हो सकता दिखाती है। हो, शो करेगी ना। आपने कहा कि वो हम्म। इंफीरियर फील करता होगा, तो इंफीरियर फील कब करेगा, कोई उसको सुपीरियर दिखाएगा तब ना। तो हाँ, वही तो। वो सामने वाला, तो वाइफ उसको बोलती होगी ना, अभी मेरे को मिली, मैं तो जा रही हूँ, अभी आप अपना देखो, करते रहो जैसा भी है, मैं अपना अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ू, तो मुझे तो करना ही है ना। और आप तो अभी कर नहीं पा रहे हो, सेटल नहीं है, तो बेटी का भविष्य, उसने अगर बहुत प्लेनली भी बोला तो भी मेल ईगो तो कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाएगी ना, लगेगी ना यस, यार, ईगो है ना। हर्ट हो गया उसका। हाँ, तो इनका ना पॉइंट आपने बहुत अच्छा पकड़ा था जोरा मैम की, वो वाइफ का और थैंक इनका यू मैम। रिलेशन में ये, हम्म। पर वो एनवी जेलस नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा ना, इसकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है। तो मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अच्छा, मेल ईगो हर्ट हो गया उसका। है ना। मेल ईगो ये हमें इवेल्युएट ही करना है, मतलब वो बोलेगा थोड़ी पेशेंट ऐसे, हम ऐसे पेशेंट को पूछ सकते हैं क्या। नहीं पूछ और नहीं जितना सकते। माइल्ड वो है उसमें तो पूछने का बनता भी नहीं है, कैसे बोलोगे आप इतना माइल्ड पर्सन को ऐसे पूछो। वो तो कहीं अपना ईगो दिखा भी नहीं रहा था ना, नहीं दिखाते। है ना। यस मैम। तो और किसी को बोलना है। प्रज्ञा को प्लम्बम लगा। नहीं रे बाबा, प्रज्ञा वापस मैम, किया मैंने। इतना माइंड और ये नहीं रह आज सकता आज प्रज्ञा प्रज्ञा का। मैम बहुत जंप कर रहे हैं इधर से उधर, आप हाँ, इतना एक अच्छा ट्रैक सोच रहे आगे पहुंचो। एक ट्रैक पकड़ रहे हैं। एक रूब्रिक पक्का किया ना प्रज्ञा, तू उसमें से ही अभी उसी पूछना का अभी। रेमेडी देख रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ, तो इसमें उसमें सिर्फ 6 रेमेडी है, तो हाँ, इसमें तो से फिर क्या क्या है हाँ, सोचा। तू कंफर्म कैसे करेगी, इवेल्यूट कैसे करेगी, वो पूछना तू विभा को अभी। आपने इतना परफेक्ट रूब्रिक, एक रूब्रिक आपने पक्का पकड़ लिया है, अब उसी में चलो ना, उसके आगे जो और पक्का मेन है वो इमोशन छोड़। पकड़ो। टोटल नहीं, प्रॉकस है वो। स्नेक स्नेक नहीं है। स्नेक रेमेडी, स्नेक जैसे कुछ इसमें एनिमल वाले लग रहे हैं क्या। इनको ये तकलीफ होती है तो कुछ चेंज नहीं होता है काम करते वक्त, इरिटेबिलिटी या उनके स्वभाव में। नहीं, इरिटेशन हो रहा है ना, उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो ज्यादा दिखा नहीं रहा है। ओपीएम है क्या? वो एक रूब्रिक हाँ, सिखाया था सर। प्रज्ञा तो क्यों कर रही है रे। तू अभी शांत बैठ, लंबा सांस ले, तू अभी लंबा सांस ले। अभी प्रज्ञा मैम ग्रोपिंग कर रहे हैं। हाँ, अभी प्रज्ञा ग्रुप कर रही है। अभी मैं शांत बैठती हूँ, सच में विभाई भूल जाएगी सच नहीं में तो। थोड़ा सा, हाँ तू थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर, तुझे आ जाएगा, पक्का आएगा। अभी भी विभा ने इतना मस्त बोला है कि क्या होगा ये, वो तो हुआ है क्या, अरे कितना अभी उसने क्लियर कट बोल दिया था। वो इमोशन नहीं पकड़ पा रहे ना मैडम, ये इमोशन जैसे ही पकड़ेंगे ना। देखो वो अगर आप लोगों को ईगो लग रहा है तो ईगोटिज्म देखो ना। आप रेपट्री करो ना, आप लोग रेपट्री नहीं खोल रहे हो तो कैसे पता चलेगा, ऐसे तीर लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा। ईगोटिज्म में कॉक्यूलस है ही नहीं, काय का ईगो। वही तो बोल रही मैं, यार ईगोटिज्म बोल रहे ईगो हैं। ईगो का ईगो, काय का ईगो, आगे ईगो। तो कॉक्यूलस तो रूल आउट हो गई पहले ही अभी। और ग्रोपिंग में है क्या कॉक्यूलस, ग्रोपिंग में है भी ना, तो नहीं है ग्रोपिंग है, डार है ना, ग्रोपिंग, कॉक्यूलस हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ, ग्रोपिंग में है। हाँ ग्रोपिंग में प्रज्ञा है। का आ गई, प्रज्ञा का आएगा, प्रज्ञा को फटके। रेपट्री नहीं प्रज्ञा तेरे पास। हाँ, ते ग्रोपिंग प्रॉपर। भाड्याने दिले, भाड्याने दिले।
नहीं नहीं, अभी वो लेगी ना वापस। तेरी रिपोर्टरी वापस ले प्रज्ञा, चल। हम्म। चलो विभा बोल दे तेरा आइडिया, लेकिन तब तक प्रज्ञा आएगी। तुझे फिर हाँ पौन बज गए ना तुझे फिर। हाँ लेके जा। हाँ हाँ हाँ, 1:30 तक करना है फिनिश। सो अब ये ग्रोपिंग एसिफिन डार्क, ये तो फर्स्ट सबको लगा। एंजाइटी सबको फील हुआ ना इसमें कि इसको ये एंजाइटी है, इसको लग रहा है ना कितना आराम से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी एंजाइटी तो है ना, तभी ग्रोपिंग कर रहा है ना। मैम अग्री किसका करते हैं ना वॉल्यूम सब? है? चलो अरे अभी अभी रुको, स्टेप अभी बाय रुको स्टेप चलते हैं। रुको। अभी अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, है ना। तो अब ये ग्रोपिंग अगर कर रहा है तो डेफिनेटली एंजाइटी तो रहेगी ना उसको, तभी ग्रोपिंग करेगा। या बिना एंजाइटी के भी कोई ग्रोपिंग करेगा? नहीं ना। अरे मैं अकेली बोल रही हूँ क्या, कोई सुन रहा है? सुन रहे नहीं करेगा ना ग्रोपिंग, तभी करेगा ना जब हमारे मन में एंजाइटी फियर वगैरह ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये अब इसको एंजाइटी है, ये क्लियर हो गया कि ये एक पार्ट तो आ रहा है कि उसमें एंजाइटी। अब एंजाइटी किस चीज की है? क्योंकि इसको कुछ भी क्लियर नहीं है। अब जब सब कुछ क्लियर नहीं है तो हम इसको क्या लेंगे? क्लियर कब नहीं होता है? जब ये डार्कनेस होती है। जब डार्क होता है तभी क्लियरिटी चली जाती है ना, कुछ क्लियर दिखता नहीं है, इसका हर जगह अनसर्टेनिटी है। तो ये इसके साथ सबसे पहली चीज जो मैंने ली थी इसमें वो था एंजाइटी डार्क। एकदम सिंपल, क्योंकि ये इतना एंशियस हो रहा है, दिखा नहीं रहा है, ये दिखा नहीं रहा है इसको पूरे केस में कहीं पे भी। क्योंकि जब इसने फोन किया ना, मैंने उसको अगले दिन का टाइम दिया, उसने वेट किया है, तो ये एंजाइटी कहीं भी दिखा नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ? एफेक्टेशन हुआ। एंजाइटी इसको भर भर के पड़ी है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, तो एफेक्टेशन हुआ ये। फिर एंजाइटी डार्क, फिर इस एंजाइटी के अंदर इसकी डार्कनेस बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि सोनीपत में ये अकेला रह गया है। वाइफ और बेटी जो साथ में थे वो भी चले गए पेरेंट्स के पास। इसकी बैकबोन जो है वो है पेरेंट्स, है ना। मैंने कहा था ना बैकग्राउंड में कि इसको फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और शुरू से बचपन से अभी तक तो इसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, इसीलिए इसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे। क्योंकि घर के अंदर ही इतना मिल रहा है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? उसका बेस्ट क्वालिटी टाइम वो ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये जो इसकी बैकबोन है, इसका जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट सिस्टम है इसके पेरेंट्स और इसकी वाइफ। अब ये सब चले गए तो अब एक तो डार्कनेस आ गई, ऊपर से अकेला रह गया, तो इसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो फियर, ये सब उसका वाई पकड़ते पकड़ते जा रहे हैं हम अभी। फियर, तो फियर अलोन ऑफ बीइंग इन डार्कनेस, ये कोई रूब्रिक डालते जाना हम। तो फियर अलोन ऑफ बीइंग इन डार्कनेस, तो अब ये जो डार्कनेस आ गई है इसकी इतनी सारी, उसमें ये बेचारा अकेला है और डर रहा है, और उसको अकेला रहना पड़ रहा है। रहना नहीं चाह रहा है पर रहना पड़ रहा है। ये 3 रूब्रिक क्लियर। फिर इसका आता है, देखो इसमें एक सटल लेवल पे क्लिंगिंग दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है? यस यस, लिखा है ना प्रज्ञा ने, अभी लिखा है प्रज्ञा ने। सटल लेवल पे इसमें ये आ रही है क्लिंगिंग। तो ये पकड़ के, इसने बचपन से पकड़ के रखा है पेरेंट्स को, है ना। और अभी वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उतना मिला, क्योंकि क्लिंगिंग भी इसको स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, कि इसका देखो हमेशा एश्योरेंस मांगा है। मानिक सर ने बहुत अच्छा लिखा था कि लुकिंग फॉर एश्योरेंस, इसको एश्योरेंस चाहिए, इसकी हर बात में एश्योरेंस चाहिए। तो उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने एश्योरेंस नहीं दिया, तो वहां पे क्लिंग करने का चांस ही नहीं। दूसरे के पास गया, उसने भी इसको एश्योरेंस नहीं दिया, तो जब एश्योरेंस नहीं दिया तो क्लिंगिंग करनी ही नहीं है। मेरे पास आया, मैंने इसको एश्योरेंस दिया है, पूरी तरह से नहीं दिया लेकिन फिर भी मैंने इसको नेगेटिव नहीं दिया, तो ये मेरे को क्लिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये फील आया सबको? लगा कि नहीं? yes. तो ये क्लिंगिंग टू द पर्सन एंड फर्नीचर, क्योंकि उसको मजबूत ही चाहिए ना, जो उसको प्रॉपर अश्योरेंस दे। वो जो ये लाइट ढूंढ रहा है,
इस लाइट में वो अश्योरेंस मिलना चाहिए उसको, जो ये उसकी डार्कनेस है ना उसको हटाना है। उस डार्कनेस को हटाने वाली अश्योरेंस जब तक नहीं मिलेगी वो लाइट ढूंढता ही रहेगा, और वो लाइट ढूंढने में ही ग्रोपिंग कर रहा है ना। क्लियर? तो अभी रेमेडी आ गई, स्ट्रैमोनियम। इसको स्ट्रैमोनियम दिया था, मेरे भी टीडी में रूटा था, जो सब शुरू से रूटा पे है ना, टीडी मैंने रूटा रखा हुआ था, और मैंने उसको भेजा भी था, 2 ही रेमेडी भेजी थी, स्ट्रामोनियम और रूटा, लेकिन मैंने उसको बोला था 7 दिन बाद देखेंगे, अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर बताती हूँ 2 नंबर का क्या करना है। बट स्ट्राम से ही बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया उसका, तो उसके बाद मैंने उसको दूसरा दिया ही नहीं। अब इसमें ना आपको इंजरी का फील आया कि इसको कंटिन्यूअसली इंजरी हो रही है ना, तकलीफ हो ही रही है ना उसको, क्योंकि उसका काम रुक रहा है, काम कर नहीं पा रहा है, काम करना है उसको। फिर इसकी जो वाइफ चली गई, डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोलता है ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करके भी बोलता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं, दोबारा आएगा। मतलब एक ये इंजरी जो भी हुई है, ये जो ब्रीच आ गया है उसके लाइफ में, उस ब्रीच में, और उसका देखो लाइफ में भी ब्रीच आया है ना, कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था गवर्नमेंट के साथ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। ये पहली बार उसका लंबा टाइम निकला है जब उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। पहले तक एक खत्म होता था दूसरा मिल जाता, एक खत्म होता था दूसरा मिल जाता था, तो इसका कंटिन्यूअस चल रहा था तब तक, इसलिए इसने सोचा ही नहीं कहीं पीएचडी करने का। अभी ब्रेक आया, तब ब्रेक आने के बाद इसने सोचा कि भाई परमानेंट कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे रिटायरमेंट प्लान भी देखना पड़ेगा, ये सब चीजें, बेटी बड़ी हो रही है तो उसके एजुकेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा ना, अभी खर्चे बढ़ेंगे, सब करना पड़ेगा। और क्योंकि इसके प्रोजेक्ट की वजह से वाइफ को भी बार बार जॉब छोड़ना पड़ रहा था, वो करती है तो उसका भी तो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ना उतना, क्योंकि उसके साथ हर जगह वो गई है, उसको सपोर्ट में रही उसके हमेशा। ये ऐसा नहीं कि भाई मेरी जॉब यहाँ है तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, ऐसा नहीं किया उसने, वो उसके साथ छोड़ के गई, तो वापस उसको नई जगह नया जॉब ढूंढने में एक टाइम लगता है, फिर उसको जॉब मिलती, फिर वो वहां नए कॉलेज में नए जीरो से स्टार्ट करती है, फिर वो 2-3 साल किया, 4 साल किया, फिर वापस नई जगह जाओ, फिर वो 5-6 महीने का ब्रेक। तो उसका वाइफ का करियर भी तो उतना सेटल नहीं हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है ना। तो स्ट्रामोनियम को अननोन चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे कुछ को ना नोन चाहिए होता है, इसका तो हर जगह नया आता है ना, हर सब नया आता है, फिर नए से एक्सप्लोर करो, ये हो रहा है ना। तो कंटिन्यूअसली उसको इंजरी मिलती जा रही है ना आगे से आगे। ये समझा यहाँ पे? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये इसमें हुआ। अब इसमें इसका कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट भी लगा सबको, क्योंकि देखो होम्योपैथ तो इसको सोनीपत में भी मिल सकते थे। मैंने इसको बोला भी था जब इसने बोला था ना कंसल्टेशन के लिए मेरे से टाइम के लिए, तो मैंने इसको बोला था कि सोनीपत में मेरी फ्रेंड है, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही पोस्टेड है, तो अगर तुम चाहो तो मैं सोनीपत में भी उनका नंबर दे देती हूँ, तुम उनको पर्सनली दिखा सकते हो। पर उसने नहीं किया, उसने बोला नहीं दीदी आपसे ही लूंगा मैं, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, फर्म, वो अश्योरेंस वाला, मतलब नोन चाहिए उसको, अननोन कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो वो बचपन से जानता है, और वो वहां पे नए डॉक्टर के पास है, बोले भाई डॉक्टर ढूंढना है, क्योंकि ये अननोन के पास तो जाके देख लिया उसने, कहीं से उसको अश्योरेंस मिला ही नहीं। तो अभी जो वो ढूंढ रहा है अश्योरेंस वाली जो लाइट, उसको वैसा चाहिए, तो नोन के पास जाना उसने ज्यादा प्रेफर किया। सो उसने बोला नहीं दीदी आप ही बताओ मुझे, आप अपना टाइम दे दो, मैं कंसल्टेशन दूंगा। और उसने फीस के लिए भी प्रॉपर उसने बोला कि नहीं दीदी आप फीस लेना, आपका जो कंसल्टेशन है वो जरूर लीजिए आप, और उसके बाद ही मैं करूंगा। तो उसने तुरंत मेरे को भेजा, और हर बार वो भेजता है थैंक यू, सब आता है उसका। तो ये सब क्या है, क्लिंगिंग। ये स्ट्रामोनियम की क्लिंगिंग ऐसी होती है, थोड़ी अलग तरह की। और इसमें स्ट्रामोनियम जैसे अश्विनी मैम ने बहुत बार दिखाया वैक्सिंग और वेनिंग में ना, जब उसको फियर नहीं होता है तो ईगो बहुत उभर के आता है,
पर इसमें हमारा कैसा सटल लेवल पे ईगो हर्ट हो चुका है, वो वाला आया है। तो ईगो दिखाए कैसे, और फियर को भी उसने कैसे छुपा के रखा। अभी ये ना फैमिली को बताने के लिए क्यों मना कर रहा है, क्योंकि इसकी मदर को सीकेडी है। इसकी मदर का भी केस मेरे पास ही है, वो 3 इयर्स से चल रहा है वो ऑलमोस्ट, और अभी तक उसकी मदर को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। 4th स्टेज उसका किडनी मतलब फेलियर है उनका। तो इसलिए वो नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि टेंशन हो जाएगी मम्मी पापा को। अब मम्मी पापा का लाडला है, प्यारा है, इतना उसको केयर मिलती है, तो उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पेरेंट्स को तो दिक्कत होगी ही ना। और उसकी मम्मी को क्योंकि सीकेडी है तो थोड़ा कंसर्न है, इसलिए वो बोला था कि नहीं बताना है। ये कोई पूछता तो मैं जरूर बताती, ये मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था कि कोई तो पूछे, कहीं लगे कि कुछ और पूछना है। कि फैमिली को इतना, ये जनरली हम ना फैमिली से इतना सपोर्ट मिलता है तो क्या सोचते हैं, स्पाइनलेस वाली रेमेडी सोचते हैं। लेकिन मुझे ये बताना था कि स्ट्रामोनियम भी ऐसी रेमेडी है जिसको बहुत सपोर्ट मिलता है, उसकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है ना। तो ऐसे पैम्पर्ड चाइल्ड होता है, मतलब स्ट्रामोनियम भी पैम्पर्ड चाइल्ड होता है, और उसकी फैमिली भी उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती है। इसीलिए उसमें जो ईगो डेवलप होता है ना बाद में जाके, जो हम देखते हैं ना कि जब वो उसको सब कंफर्ट जोन में रहता है तो कैसे ईगो में आता है, वो ईगो इसीलिए आता है क्योंकि उसके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो ऐसा प्रोटेक्टिव पैम्पर्ड वाला चाइल्ड होता है स्ट्रामोनियम। ये केस में मतलब मुझे यही बताना था कि एक थोड़ा अलग तरह का, कि ईगो इतनी ज्यादा नहीं होती, हमेशा कंटेम्प्ट करता हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा काम माइल्ड ईल्डिंग वाला। अब ये ईल्ड क्यों कर रहा था, ये ईल्ड क्यों कर रहा था, क्योंकि क्लिंग कर रहा था, उसको बस वो लाइट चाहिए, उस डार्कनेस से बाहर आना था। तो उस डार्कनेस से बाहर आने के लिए वो कैरिड हो रहा था, और वो कैरिड होके मतलब क्लिंग करके कैरिड करवाना चाह रहा था, तो इसलिए वो इतना माइल्ड ईल्डिंग था। क्लियर हुआ सबको? बढ़िया, माइल्ड वाला टाइम भी देखने को मिला, बहुत बढ़िया था, मजा आया। अब डीडी करना है तो माइल्ड ईल्डिंग वाली रेमेडी से कार्सिनोसिन अगर हम लेते हैं तो देखो, कार्सिनोसिन होता ना, तो कार्सिनोसिन प्लीजिंग डिजायर वाला है, और आर्ट एबिलिटी है ना, वो ऐसे छुपा के रखता ना तो भी सबको ऐसे रखता कि उसकी तरफ सिंपैथी सब कुछ रहती, क्योंकि माइल्ड है, यील्डिंग है, हमको लग रहा है सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें ना वो हाई स्पिरिटेडनेस दिखनी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी एंजाइटी थी। कार्सिनोसिन सीवियर पैथोलॉजी में भी कितना काम कंपोज क्यों रहता है, क्योंकि स्पिरिट हाई दिखाता है। इसने कहीं स्पिरिट नहीं दिखाया अपना हाई, इसकी एंजाइटी थी, आप पकड़ नहीं पाए शायद। बट मैंने इसीलिए कहा था फॉलो अप में भी देखना। इसने ना लास्ट में जब बोला था किसी को बताना नहीं, उसकी एक हंसी थी उस समय, वो हंसी किसी ने नोटिस नहीं की। मुझे लगा था वो नोटिस करके समझ में आ जाएगा, इसका एफेक्टेशन पकड़ में आ जाएगा यहाँ से कि ये एंशियस है। लेकिन कार्सिनोसिन इतना एंशियस नहीं होता, तो क्योंकि वो हाई स्पिरिटेड है। फिर वो ना अपना स्पिरिट दिखाता कि नहीं हम तो कर लेंगे, ये तो ट्रीट हो जाएगा। इसने ट्रीट नहीं, हमेशा डाउट दिखाया। कार्सिनोसिन डाउट नहीं दिखाता है ना। क्लियर हुआ कार्सिनोसिन क्यों नहीं है? यस यस। फिर दूसरा, सबको नेट्रम्यून लग रहा था सीक्रेटिव, पर ये सीक्रेटिव नहीं है एकदम, क्योंकि इसने देखो जो भी कम्युनिकेटिव अगर हम ले रहे हैं तो उसने एक एक चीज कितना डिटेल में बताया ना, फाइन डिटेल्स। सीक्रेटिव वाला इतनी फाइन डिटेल बताएगा क्या? सीक्रेटिव वाला ना हम कुछ डिस्कम्फर्टिव उसको पूछें और वो छुपाए, तब हम सीक्रेटिव लेंगे ना, क्योंकि रूब्रिक में आने के लिए मॉर्बिड होना चाहिए। अब मॉर्बिड होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उसको कुछ पूछती, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं उसको, है ना, केस में कहीं भी हुआ ना, हाँ ये तो ठीक है, अच्छा फिर आप क्या सोच रहे हो, बस इतना ही पूछा ना मैंने। और मैंने जब भी पूछा उसने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, उसने एक भी पॉइंट नहीं छुपाया। तो जब उसको मैंने डिस्कम्फर्ट में डाला ही नहीं तो उसको छुपाने की जरूरत क्या है? तो सीक्रेटिव तो वो है ही नहीं। फिर दूसरी चीज जो जैसे हम एनएम की लेते हैं कि वो ना डिग्निफाइड और ऐसे आना चाहिए। सबसे ज्यादा एनएम सबको क्यों लगा? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल।
तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ही ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका मेन इमोशन नहीं पकड़ा। इतनी एंजाइटी है, इतनी डार्कनेस है, तो जब इतनी एंजाइटी और डार्कनेस है तो वो सोचेगा ना। और पढ़ा लिखा है, अच्छा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है, तो लॉजिकल हम जाते हैं ना, है ना। एक नॉर्मल पर्सन को भी देखें तो लॉजिकल जाएगा ही जाएगा। तो वो जो जो कैलकुलेशंस कर रहा है तो वो लॉजिकल जा रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेने जैसा मुझे नहीं लगा इतना। ये मॉर्बिड लेवल जैसा नहीं लगा, वो सारा उसके उस चीजों को लेकर ही था। कहीं ऐसा कोई डाउट वाला ऐसी चीज है उसमें वो रीजन देता है ऐसा कि मुझे बोले नहीं नहीं यहाँ तो आप एकदम सही बोल रहे हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। एक नॉर्मल पर्सन है कि विजन गया है तो उसको एंजाइटी आना नॉर्मल ही है, और उसमें अगर डॉक्टर बोल दे कि ऑपरेशन के बाद भी क्लियर होने के चांसेस नहीं है, बार बार आपको कराना पड़ेगा, तो आप जाओगे क्या? कोई भी नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेने जैसा मुझे मॉर्बिड नहीं लगा कि मैं इसको रूब्रिक फॉर्म में लूं। तो ये इसी की वजह से सबका ना एनएम आ रहा था। और फिर ये लव फॉर फैमिली, लव फॉर पेरेंट्स, क्योंकि लव फॉर पेरेंट्स में सिंगल आता है नेट्रोम्योर, तो पेरेंट्स के लिए प्यार है, क्योंकि पेरेंट्स भी तो उसको उतना प्यार कर रहे हैं ना, उसको कितना पैम्पर करके रखा है। ये जो इतना डरा सहमा बना है ना, क्यों बना है? पेरेंट्स ने ही तो उसको इतना पैम्पर करके रखा ना, बाहर कहीं जाने नहीं दिया। स्ट्रामोनियम डर वाला बनता क्यों है ना, क्योंकि उसको डर दिखाते हैं ना बचपन से। तो ये तो फैमिली में ही रुक रुक के रहा ना, कि इसका बेस्ट टाइम फैमिली टाइम, फैमिली के बाहर उसको जाना ही नहीं है। तो जब वो बाहर की दुनिया देख ही नहीं रहा है तो कहाँ आएगा? एनएम तो अनडिग्निफाइड सिचुएशन में अपनी डिग्निटी दिखाता है, और वो दिखाने में उसको बहुत मजा भी आता है। तो इसको तो वो सिचुएशन ही फेस करने को नहीं मिलती ना, इसको इतना प्रोटेक्टिव शेल मिल रहा है कि उसको वो सिचुएशन ही नहीं मिलती वो दिखाए। एनएम तो ट्राई करेगा ना कि मैं डिग्निफाइड हूँ, दिखाने की कोशिश करती है ना, एम्बिशन इंक्रीज्ड में होती है ना। इसमें एम्बिशन इंक्रीज क्यों लेंगे? ये तो अनसर्टेनिटी वाला है, तो एक सेटलमेंट का तो सोचेगा ना। एम्बिशन इंक्रीज वाले को तो हाई जाना होता है, एक पोजीशन होती है उसके आगे जाना है, इंक्रीज लगा है उसके साथ में ना, तो ऐसा इंक्रीज नहीं है ना इसका। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैम डाउट है? हाँ मैम। विभा मैम, ये जो पेरेंट्स को, मम्मी को नहीं बताया और उनको क्योंकि वो प्रॉब्लम है, इसको हम ज्यादा मॉर्बिड नहीं मानेंगे ना फिर? हाँ, वही मैंने कहा ना, ये मॉर्बिड नहीं है, नॉर्मल है ना। क्योंकि मदर पहले ही इतना सीवियरली इल वो डिजीज से जा रही है, और फादर भी रिटायर्ड पर्सन है, अराउंड 70 इयर्स उनकी भी एज है। तो कुछ मेडिकल डायबिटिक, हाइपरटेंशन, जो मतलब जेनरिक, वो जेनरिक उस टाइम की जो डिजीजेस हैं, ओल्ड एज डिजीजेस, वो उनको हैं। तो वो चाहता, क्योंकि वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, तो उनको अगर परेशानी दे देगा तो भाई उसको उसका सपोर्ट सिस्टम ही चला जाएगा ना, तो फिर वो पकड़े किसको? स्ट्रामोनियम को तो डर वाला बंदा है ना, तो अपने फर्नीचर को कैसे परेशान करेगा? वो नहीं कर सकता, है ना। बराबर है। यस मैम। क्लियर? और क्या आई थी रेमेडी में? रूटा, रूटा तो मेरा भी था इसमें, कि पर वही ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हम हटा देते हैं। और सबसे मेन ग्रुपिंग जो इसका था, ग्रुपिंग में भी है ना। फिर इसका जो ये डर और एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा है। रूटा भी ना, रूटा का ना जो रिजिडिटी बहुत होती है ना। रूटा को अगर हम देखते हैं ना तो वो रिजिड होते हैं, और फैमिली के लिए बहुत कुछ करने को जाते हैं। यहाँ पे उल्टा है, फैमिली इसके लिए करती है, उसको फैमिली के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वेल सेटल्ड है और पैम्पर्ड चाइल्ड है, मैंने जैसे बोला ना। तो रूटा ना अपनी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी बेसिकली। और दूसरा इसका क्या था कि रिजिडिटी, इसमें इतनी रिजिडिटी लगी क्या हमको कहीं? ये तो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं लगा। डॉक्टर ने जो बोला मान के कर रहा है, आगे जा रहा है। इसमें डार्कनेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि इसकी जो एंजाइटी डार्क थी ना, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो अगर सब पकड़ते ना तो सब एक ही बार में स्टैम्प पे पहुंच जाते थे। फॉस्फोरस एक और आया था ना डीडी में। रूटा क्लियर हुआ? फॉस्फोरस आया था, है ना, रूटा क्लियर हुआ ना?
तो फॉस्फोरस भी एंजाइटी डार्क में फॉस्फोरस को भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, पर इसका जो पर्सनालिटी है वो फॉस्फोरस से मैच करता हुआ नहीं लगा, क्योंकि फॉस्फोरस तो क्या बहुत वाइवेशियस ब्रदरहुड वाला है, तो जेलीफाई करता है ना हर जगह, हर एनवायरनमेंट में वो जेल हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा पेशेंट है वो तो रिजर्व्ड है, तो बेसिक जो नेचर है वही मैच नहीं हो रहा है उसका फॉस्फोरस से। एंजाइटी डार्क डेफिनेटली है कि एंजाइटी डार्क में फॉस्फोरस भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट का नेचर है हमारा, वो आप देखो, वो तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, उसके बाहर जाना ही नहीं चाहता। और फॉस्फोरस का तो कंफर्ट जोन पूरा वर्ल्ड ही है, वो तो जहां जाता है वहीं मिक्स हो जाता है, पूरा डिफ्यूज हो जाता है ना, वो कहते हैं ना डिफ्यूजन वाला है फॉस्फोरस, तो वो तो जहां जाएगा वहां मिक्सअप हो जाएगा। ये तो इजीली मिक्सअप होता ही नहीं है। और बहुत वाइवेशियस अम्यूजमेंट ये सब उसको चाहिए होता है ना, ये और फ्रेंड्स ये सब। यहाँ पे तो हमारे तो फ्रेंड ही नहीं चाहिए, फ्रेंड है भी नहीं और उसको जरूरत भी नहीं लग रही है, तो फॉस्फोरस एकदम अलग हो जाता है यहाँ से। तो ये मेरी तरफ मैम, से ये था टाइम वाला कि वो एकदम टाइम पे आपको फोन किया, वो टाइम का। हाँ, तो टाइम का उसने ऐसा सच नहीं कहीं पे भी ऐसा बोला कि मुझे इतने ही टाइम में करना है, नहीं, अभी टाइम जा रहा है, उसको लग रहा है कि टाइम जा रहा है, क्योंकि भाई 40 तक आते आते एक मिडिल एज में मतलब 40 क्रॉस करे, एग्जैक्टली 40 इयर्स ओल्ड है वो, ये लास्ट ईयर का ही केस है एक्चुअली, तो ये एग्जैक्टली 40 इयर्स की एज पे वो है। अब 40 प्लस आने के बाद क्या मिडिल एजेड मैन के लिए हम क्या सोचते हैं, आप एक नॉर्मल उससे सोचो, मिडिल एजेड मैन है तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, एक लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, इस टाइम पे बच्चों के करियर के बारे में ये सब चीजें सोचनी होती है। उस समय अगर आपका ही करियर डावाडोल है तो आपको लगेगा नहीं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये? हाँ नॉर्मल है मैम, नहीं मैम मैं ये नॉर्मल वाला है ना, पॉइंट कह रही, तो वो जो अब आप वो बोल रहा है अगर कि अभी मुझे क्योंकि वो 2.5 साल से कर रहा है ना पीएचडी, 2.5-3 साल हो चुके हैं उसके, और क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के बाद कुछ वो है उसका कि इन सर्विस रह के कुछ तो था, वो बताया था कि 3 इयर्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज 5 इयर्स लगते हैं पीएचडी को, है ना टाइम। तो वो जो था, अब वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं अगर कर लूं तो बेनिफिट अच्छा है ना, जितनी जल्दी करेगा उतनी जल्दी उसको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ रहा है पता है, वो उदयपुर में ही ढूंढ रहा है, क्योंकि वाइफ को भी मिल गई है, पेरेंट्स ऑलरेडी वहीं सेटल्ड हैं, तो ये भी वहां चला जाएगा, घर में चला जाएगा फिर से अपने कंफर्ट जोन में। कितना पैम्पर्ड चाइल्ड है ना, है कि नहीं? तो इसलिए वो सोच रहा है कि जल्दी करूं, बट जल्दी करना चाह रहा है उसने, कहीं पे भी ऐसा नहीं, एक टाइम लिमिट नहीं बताई। अगर टाइम सेट हम अगर बोलते हैं तो सेट मतलब एक फिक्स टाइम हम देते हैं ना, उसमें सेट वर्ड है उसके अंदर। तो जैसे हम अलार्म सेट करते हैं तो अलार्म ऐसे ही लगा देते हैं क्या कि ठीक है आधे घंटे 1 घंटे में कभी बजे, ऐसा नहीं होता ना, एक फिक्स टाइम देते हैं ना हम, तभी अलार्म बजेगा, वो टाइम सेट करते हैं, हम फिक्स करते हैं। इसने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया, उसने ये बोला है कि जल्दी करना चाह रहा हूं, कि मैं जितना जल्दी अपने असाइनमेंट्स, अपने पेपर्स जो प्रेजेंट करने हैं, वो बुक का जो काम चला है, जितनी जल्दी करूंगा उतनी जल्दी, मतलब रिसर्च वर्क उसका जितनी जल्दी होगा, पेपर जितनी जल्दी सबमिट करेगा उतनी जल्दी उसकी कंप्लीट होगी, तो जल्दी कंप्लीट होगी तो वो जल्दी सेटल हो पाएगा, है ना। तो टाइम सेट होने की बजाय ये हरिडनेस जो प्रज्ञा मैम ने बोला था ना, आर्सेनिक का फील आ रहा था कि इसको टाइम की पड़ी है, जल्दी जल्दी करना है, तो यहाँ हरिडनेस से हम कंफ्यूज कर सकते थे कि उसको जल्दी है बहुत करने की। ये क्लियर हुआ टाइम सेट? आरती मैम क्लियर? हाँ मैम क्लियर है। और कोई क्वेरी? मैम स्टार्टिंग में उसने आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा, वो क्या है? ये उसका नोन मिल रहा है ना, अभी लाइट चाहिए उसको, क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए सीधे लटक जाऊं, तो उसने थोड़ा
ढूंढा, क्योंकि मैं क्लिंग कर सकता हूँ कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। स्ट्रामोनियम को तो क्या चाहिए होता है, शोल्डर ओवर कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर चाहिए, तो मजबूत कंधे ढूंढेगा ना वो। ऐसी किसी पे जाऊं तो वो डॉक्टर को भी वो प्यार, क्योंकि वो उसका नेचर है, ये कल्चरल एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। उसकी फैमिली में उसकी मदर भी इतनी ही माइल्ड है, और जो हॉस्पिटैलिटी उनके घर में मिलती है वंडरफुल। मतलब उसकी मदर इतना प्यार से करती है कि वो आप तारक मेहता की दया बहन को भी पीछे छोड़ देती है, ऐसा। तो इतना वो रखती है, तो फिर वो जो प्यार से बात करना, उसकी कल्चरल ब्रॉटअप ही ऐसा है कि वो सबके साथ वो रेवरेंस से वैसे ही बात करता है। तो यहाँ पे वो मॉर्बिड लेवल तक जाएंगे या नहीं जाएंगे कह नहीं सकती मैं, क्योंकि रूब्रिक में नहीं है स्ट्रामोनियम, रेवरेंस रूब्रिक में वो नहीं है। पर ये उसका कल्चरल अडेप्टेशन हम मान सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि उसकी फैमिली में ऐसा ही, उसके फादर का भी ऐसा ही है, बहुत प्यार से सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और सामने वाले का कंफर्ट हमेशा ध्यान में रखते हैं। तो मे बी ये उसका फैमिली जो बॉन्ड, जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, वहां का जो उसका ब्रॉटअप आया उस फैमिली में, जैसे उसको इवॉल्व हुआ है वो, उससे ये आया है। इसीलिए मैम ये आपने मॉर्बिड नहीं लिया, इसलिए आपको लगा होगा। हाँ, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, मतलब रेफरेंस को मैंने रूब्रिक में डाला ही नहीं। तो जैसे अश्विनी मैम, हमारे वैशाली मैम हमेशा बोलती है हर वर्ड को रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करना है, वाई पकड़ो फिर रूब्रिक में जाओ। जैसे मैडम तो पहले बोलते हैं सीधे रूब्रिक पे जाना ही नहीं है। सो ये जो हर चीज को रूब्रिक में नहीं डालना है ना, वो मैम से ही सीखा है। तो यहाँ पे भी मैं वही बोलूँ, थैंक्स टू वैशाली मैम कि मैं ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो ये जो था ना, हर चीज को नहीं लेना। मैंने कहा ना, मेन इमोशन पकड़ा कि उसमें एंजाइटी मुझे सबसे ज्यादा लगी, एंजाइटी और फियर, ये दो को लिया और वहीं से रूब्रिक पे गए। तो एंजाइटी डार्क पकड़ा, और फियर जो उसको लग रहा है इंजरी का, डार्कनेस का, सब चीज का, वो उसको है ना कि ये बार बार होता जा रहा है, होता जाएगा तो कैसे चलेगा, फ्यूचर के बारे में भी वो सोच ही रहा है। तो ये यहाँ से आए। अगर हम उसके हर से पे जाते कि भी उसने इतना रेफरेंस दिया, इतना पेशेंस है, अभी पेशेंस को इतना लेंगे तो फिर हम फॉस्फोरस पे ही चले जाते हैं, क्योंकि वो एंजाइटी डार्क में भी है। पेशेंस में, फॉस्फोरस में बहुत पेशेंस होता है ना। मैम एक और डाउट क्लियर करिए ना, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुपिंग पकड़ा आपने, तो माइंड में यहाँ पे एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी ले सकते हैं ना, वो एक ऑप्थेल्मो से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे, फिर आपके पास। हाँ, तो अब इसको एक डीडी से कैसे दूसरे करें? के पास ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह बदल रहा है ऐसा हम सोच रहे हैं, पर ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पेशेंट के केस में सबसे इम्पोर्टेंट ही डार्कनेस था। मतलब जो कहते हैं ना कि अगर डार्कनेस निकाल दें तो इस केस में कुछ बचेगा ही नहीं, डार्कनेस इस केस की जान है, तो उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। तो अब ग्रोपिंग कहाँ कर रहा है, वो डार्क में है ना। और डार्क में क्योंकि उसको लाइट चाहिए थी, उसको एश्योरेंस चाहिए था कि मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, इससे बाहर आने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है। और ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस है ना, वो आप सोल्यूशन के लिए जा रहे हो या दूसरी चीजों के लिए भी तो जा सकते हो ना। यहाँ पे डार्कनेस इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ग्रोपिंग ही लिया, वो ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस नहीं लिया। ठीक है मैम, समझे। है ना, क्योंकि वो केस का मेन पॉइंट जो है उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना। क्लियर ऑल। तो मेरी तरफ से इतना ही था, ये डॉक्टर हैनीमैन को ट्रिब्यूट। यस टीचर, बहुत बढ़िया इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, डीडी रेमेडीज, क्लियर कट, तेरा ऐसा रहता है, क्रिस्टल क्लियर कर देती तू सब, बहुत बढ़िया। मुझे अगर नहीं
बचता है ना, तो वो खिचड़ी मेरे को कम समझ में आती, तो मुझे वो दूध का दूध, पानी का पानी वैसा ही चाहिए होता है, तभी मेरे को समझता है। यही होना चाहिए, तभी हम लोग परफेक्ट सिमिलियम तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, आधा अधूरा, ये इसका थोड़ा, उसका थोड़ा, उसका थोड़ा, फिर वो सिमिलियम नहीं बैठता है ना। फिर क्लियर कट करो पेशेंट को, वाई पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते, जब तक वाई नहीं मिलता तब तक पूछते जाओ। आधा अधूरा केस नहीं छोड़ने का, वाई पकड़ में आना चाहिए। पेशेंट ने ऐसे बोला तो लोग ये रूब्रिक लेंगे, ऐसा मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेशेंट का रूब्रिक भी है ना, हमें वाई पे ही लगाना है। पेशेंट ने ऐसे बोला तो रूब्रिक मत, क्यों बोला है ना वो रूब्रिक बनाओ उसका। तो इस केस में भी पेशेंट क्यों सिक्रेटिव है ना, ये आप लोगों ने नहीं पूछा ना, वहीं पे आप लोगों ने गलती कर दी और एनएम पे आ गई। आपको पूछना चाहिए था विभा को कि ये क्यों नहीं बताना चाहता है। आपने पूछा क्या पेशेंट को कि ये क्यों नहीं बताना चाहता है? अगर ये बताता तो फिर आपका ऑल क्लियर हो जाता। तो ये पूछो कभी भी, केस कोई भी मेंटर केस डाल रहा है ना, तो पूछो उनसे कि क्यों ऐसा कर रहा है ये पेशेंट। और किसी को स्ट्रैम, मुझे नहीं लगता डाउट होगा, क्योंकि माइल्डनेस जो रूब्रिक है उसमें भी स्ट्रैम है। हमने दिशा फैमिली में इतने स्ट्रैम की केसेस करे, हर बार डिफरेंट शेड है स्ट्रैम की, और बहुत बढ़िया लेते हैं सब लोग स्ट्रैम भी। मीन्स हर बार जब भी स्ट्रैम आता है तो नया ही शेड रहता है उसका। इतने सारे स्ट्रैम हो गए अभी दिशा में, तो स्ट्रैम डालेंगे तो दिशा में आएंगे हम लोग, इतना स्ट्रैम है हमारे पास। और उसके फॉलोअप्स भी है बहुत, मीन्स हर स्ट्रैम के फॉलोअप्स भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न केसेस है, ऑडियो वीडियो कुछ तो है स्ट्रैम का। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि स्ट्रैम को छोड़ो मत, स्ट्रैम की बड़ी बोतल लेके रखो। ये बहुत ब्रेड एंड बटर वाले रेमेडी। मुझे भी एक बार स्ट्रैम ने बहुत घुमाया था, अगर किसी को याद होगा, मेनोरेजिया की केस थी। मैंने यहाँ पे नहीं दी थी, याद है मैम। मंजुला किसकी केस थी वो? मंजू कोई थी ना क्या यार, किसको याद है ये? मंजू की केस थी ना वो। तो पहले उसको रुशाली मैम ने चाइना दिया था, और चाइना देने के बाद उसको बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हुआ। तो फिर वो मेरे पास आई, मैंने उसको, मुझे भी वो पकड़ में नहीं आई थी एक्चुअली, मैंने भी उसको 1 आध 2 महीने 3 महीने शायद से दिए होंगे, डिफरेंट रेमेडीज दे रही थी। लेकिन क्या होता था, वो थोड़ा सा कम होता था फिर से आता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लड़की का मीन्स वाई क्या है, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो फिर ऐसे ही व्हाट्सएप चैटिंग पे मैं जब उसके साथ बात कर रही थी ना, तब मुझे उसका एक रूब्रिक पकड़ में आया, श्रिकिंग हेल्प फॉर और अफेक्टेशन। ये 2 रूब्रिक लिए और मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये पक्का स्ट्रैम है। अभी जब मैंने उसको स्ट्रैम दिया, अभी वो बहुत पुरानी केस हो गई, अभी तक उसको मेनोरेजिया का प्रॉब्लम नहीं तो इतना मेनोरेजिया होता था उसको, हार्मोनल पिल लेने के बाद भी उसका ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होता था, इतना भयंकर मेनोरेजिया था उसका HB भी 4-5 होता था। तो इतना मीन्स इतनी क्रोनिक केस स्ट्रैमोनियम से ठीक हुई थी, तो मैं भी ऐसे हो गई कि अरे बाप रे, मैं भी एस्टोनिश स्ट्रैम की जैसे, अरे स्ट्रैम से इतना मीन्स ये केस ठीक हो गया मेनोरेजिया का। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सी रेमेडी कौन सी इसमें हमारे पास आ सकती है। तो हर रेमेडी का अलग अलग शेड हो सकता है, प्रेजुडाइज मत बनो, पेशेंट को समझो, एक रूब्रिक जो ये बार बार आ रहा है वो पकड़ो, और फिर पेशेंट को रेमेडी दो, ये हम परफेक्ट काम करने वाला है। तो पेशेंट को पहले समझ के लो, समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट ने ऐसे बोला हम लोग ऐसे रूब्रिक लेंगे, तो वो फिर हम लोग फेल हो जाते वहां पर। तो जैसे आज विभा ने हमें परफेक्ट एनालिसिस इवैल्यूएशन जैसे दिया है, पेशेंट को समझ के, वैसे ही पेशेंट को समझना है और उसके ऊपर रूब्रिक बनाना है, डायरेक्ट रूब्रिक नहीं बनाना है। ओके, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा क्योंकि इतना क्लियर कट बोला है। और एक मैं बताना चाहती हूँ कि पूना में हमारा सेमिनार है, तो उस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो जो लोगों को मेरे पास कंफर्टेबल लगता है वो मेरे पास रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे पास आ जाओ। हम लोग 10 स्पीकर से नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये सेमिनार होने वाला है, और सेमिनार की जगह भी बहुत
मीन्स बहुत मस्त है, क्वाइट वगैरह मस्त है, एकदम एंजॉय करेंगे। हम लोग बहुत दिनों से सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, तो हम लोग एक बार ऐसे फिजिकली मिलेंगे, ऑफलाइन में मजे करेंगे। तो आ जाओ सब लोग, और रजिस्ट्रेशन जल्दी करो। सिर्फ आने वाले हैं ऐसे मत बोलो, क्योंकि क्या होता है फिर हमें वो अरेंजमेंट करने में फिर दिक्कत आती है ना, कि कितने लोग हम आने वाले, उस हिसाब से उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। तो फिर अभी मीन्स आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो पक्का आएंगे। हमारे बच्चों की एग्जाम वगैरह है, ये छोड़ दो, बच्चों को स्क्रैम मत बनाओ सिलिशिया कैलकेरिया मत बनाओ तो बच्चों को छोड़ो थोड़ा सा, एक दो पेपर छूटेंगे, आपके बगैर तो कुछ नहीं होता है। आपको भी समझेगा आपके बगैर बच्चे कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, और क्या मीन्स स्कूल में कैसे मार्क्स लाते हैं, क्या दिए लगाते हैं स्कूल में आपके बगैर। ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आप लोगों का, मम्मी लोगों का। तो आ जाओ बिंदास। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो, मुझे कॉल करो। अगर किसी को कोई डाउट हो केस के बारे में तो कभी भी मुझे कॉल करो, विभा को कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप में डालो, पर्सनल पे डालो, कहीं पे भी डालो, हम लोग अवेलेबल है आपके लिए। चलो, और इस बार और एक है कि बेसिक का नेक्स्ट मंथ से एक स्टार्ट होने वाला है, वो एक है। और फ्राइडे सेशन भी संजीवनी लेने वाली इस बार, तो उसका भी मैंने फ्लायर ग्रुप में डाल दिया। बहुत बार ऐसे होता है फ्राइडे सेशन हो जाता है और उसके बाद मुझे बोलते हैं कि आप कहाँ हो गए मैम, हमें तो पता ही नहीं कब हो गए मैम। मैं इतना सारा डालती रहती हूँ, फिर भी कुछ लोगों का छूट जाता है। तो वो भी देखो, फ्राइडे सेशन का भी डाला है फ्लायर, बेसिक जो कोर्स होने वाला है नेक्स्ट मंथ का उसका भी डाला है, और पुणे का सेमिनार का भी डाला है। तो पूना में तो पक्का आ जाओ। पूना में मैं इतना बढ़िया केस लेने वाली हूँ, बहुत बढ़िया केस है, तो आ जाओ। सब लोगों की केसेस इतनी बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो चलो, ग्रेटिट्यूड डॉक्टर हैनीमन, उनके वजह से हम सब आज जुड़े हैं। वेलकम मनोज सर आए हैं, वेलकम सर। सर भी हमारे साथ पूना में है। मनोज सर, हाँ थैंक यू। वेलकम सर। हाँ आप लोग सभी आइए। ऑनलाइन तो हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं, थोड़ा सा आमने सामने बैठ के जब सीखेंगे तो और मजा आएगा। और मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ कि चलो इसी बहाने हमारा घूमना भी होता है, नहीं तो मैं निकल ही नहीं पाता कभी। हाँ सर, यही होता है, हम लोग निकलते नहीं ना, इस वजह से हम लोग निकलेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। सीखना तो एक बहाना है, मतलब सीखेंगे और घूमना में आम के आम गुठली के दाम बराबर। बंगाली में कहावत है ना, हाँ, मेलाए गले हमो बेचा हबे मेलाओ देखा हबे। तो दोनों काम हो जाएगा, हम लोग का सीखना भी होगा, घूमना भी। बराबर। और इतना प्राइस भी ज्यादा नहीं है, मतलब कॉस्ट वाइज भी बहुत कम है। 2 दिन के बहुत सिर्फ 2 दिन के 5000 है। मीन्स इसमें हमें प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं, हम खुद भी डालने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हम खुद भी डालने वाले हैं। घर से जाएगा ही थोड़ा सा, लेकिन चलो इसी बहाने अगर मिलेंगे तो सही। कि मैंने कैलकुलेशन किया था, अपने घर से जाएगा जरूर थोड़ा सा, लेकिन इस बहाने क्योंकि बहुत ज्यादा रखने से अच्छा है कि हम लोग आए, एक बार जुड़े हम लोग साथ में, ये हमारा असली उद्देश्य है। और सामने सामने बैठ के जब सीखना होता है तो थोड़ा सा लर्निंग अच्छी होती है, वो मेमोरी में रह जाता है, क्योंकि फांकी देने का समय नहीं रहता। ऑनलाइन में क्या होता है ना, हम लोग काम करते रहते हैं और इधर भी आधा इधर आधा उधर माइंड लगा रहता है, वहाँ पूरा माइंड एक साथ फोकस रहता है, तो उसमें अच्छी लर्निंग। मानिक सर कुछ बोलेंगे? पेशेंट है सर के पास। नहीं, कोई नहीं है, मस्त एकदम बढ़िया केस था। और सब लोग पूजा में आ जाओ, पुणे में मजा करेंगे, ऐश करेंगे। रजिस्ट्रेशन करो, सिर्फ आ रहे ऐसे मत बोलो। लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे होता है फिर रेसिडेंस का नहीं हो पाएगा। हाँ, वो बाहर है थोड़ा सा, तो वो हमें फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, थैंक यू विभा, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया केस और बहुत डिफरेंशिएट मिला स्ट्रेमोनियम का। हम लोगों का तो स्ट्रेमोनियम चलता ही रहेगा, मुझे ऐसे लगता है।
तो चलो, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना पेशेंटली सबने सुना। बीच में तो मुझे ऐसा लगा मैं अकेली बोलने वाली रह गई हूँ, सब इतना चुप हो गए थे। नहीं, हम वो सब लोग सुन रहे थे क्योंकि एस्टोनिश्ड हो गए थे ना हम लोग, इसलिए हम लोग स्टार इफेक्ट, यस वही स्टार इफेक्ट आ गया था। सब एस्टोनिश्ड, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस, यस। प्रवीण सर आए, वेलकम सर। वेलकम सर। सर शायद से बाहर होंगे, सिर्फ ज्वाइन किया होगा। ओके, ठीक है, कोई बात। चलो, अगर किसी को मेरे पास करना है रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास भी कर सकते हो, कंफर्टेबल जिसके साथ हो उसके साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई डाउट है तो कॉल करो, पूछो, हम लोग क्वेरी भी कुछ होगी तो वो सॉल्व कर देंगे। तो चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक्स, बाय बाय।